किया, जिसके बाद बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बिछिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया, जहां 3 साल की मासूम के साथ उसके ही मौसेरे भाई ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो रीवा की बिछिया की खबर, जहां 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मौसेरे भाई ने ही दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बिछिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो बड़ी खबर रीवा के बिछिया से, जहां 3 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मौसेरे भाई ने ही दरिंदगी की है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए रीवा से सहयोगी गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? कब दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है? जी, बताना चाहूंगा कि ये 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ ये मौसेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। उसमें बताया जा रहा है कि ये बच्ची कुछ दिन पहले ही अपने ननिहाल आई हुई थी और मौसी के लड़के ने उसके साथ इस तरीके का दुष्कर्म का किया है और इस पर चल रही है। फिलहाल पुलिस इस पर पूरी तरीके से जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है आरोपी। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच में लगी हुई है। जी बिल्कुल, बच्ची की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, बच्ची की बात करें, बच्ची की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। उसका इलाज चल रहा है। जो भी आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया गोविंद। भोपाल से खबर, जहां रफ्तार में मोहन सरकार, प्रदेश में खुलेंगे आयुर्वेद महाविद्यालय। तो 5 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 250 बेड के आयुष चिकित्सालय स्थापित होंगे। तो एमपी में अब 5 अक्टूबर निर्धारित की गई पंजीकरण की अंतिम तिथि। आवश्यक दस्तावेजों में भूमि संबंधी दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल है। तो रफ्तार में मोहन सरकार, प्रदेश में खुलेंगे आयुर्वेद महाविद्यालय। 5 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 250 बेड के आयुष चिकित्सालय भी स्थापित होंगे। आयुष चिकित्सा सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। हर महाविद्यालय की स्थापना के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत स्वीकृत राशि, प्रदेश को कुल 350 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृत की गई है। 5 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। रफ्तार में अब मोहन सरकार है। करीब 250 बेड के आयुष चिकित्सालय भी स्थापित किए जाएंगे। आयुष चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही हर महाविद्यालय की स्थापना के लिए करीब 70 करोड़ रुपए राशि स्वीकृति की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत स्वीकृत राशि, प्रदेश को कुल 350 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सागर, शहडोल, बालाघाट, नर्मदापुरम, मुरैना जिले में महाविद्यालय खुलेंगे। प्रदेश के सभी संभागों में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित होंगे। तो जनजातीय क्षेत्र श्योपुर में 50 बेड के आयुष चिकित्सालय की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत की गई है। तो रफ्तार में मोहन सरकार, प्रदेश में 5 आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे। स्थापना के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 5 शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय खुलेंगे।
इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन भगत जुड़ चुके हैं। रंजन, मोहन सरकार की ओर से लगातार कई ऐसे मध्य प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल अब आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई है, जो कि 5 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है मध्य प्रदेश में खुलेंगे। क्या कुछ जानकारी है? दिव्या, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है और इसी कड़ी में जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आपको बताऊं कि प्रदेश में जो है 5 आयुर्वेद महाविद्यालय की जो है स्थापना की जाएगी और ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसको अब स्वीकृति भी दी गई है और प्रत्येक महाविद्यालय के लिए जो है 70-70 करोड़ यानी 5 महाविद्यालय है तो 350 करोड़ की जो राशि है वो मध्य प्रदेश को दी जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की, तो वो भी लगातार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आयुर्वेद की पढ़ाई कराना काफ़ी स्टूडेंट के लिए प्रशिक्षित करने का काम जो है मध्य प्रदेश में किया जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद से भी जो है कई सारी बीमारियों को जो है ठीक करने का काम किया जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट भी जो है इसकी शिक्षा लें और साथ ही साथ जो है जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उसको भी जो है यहाँ पर इलाज कराया जाए ताकि उनको अन्य प्रदेशों में जो है ना जाना पड़े। इसको लेकर के अब मध्य प्रदेश के बालाघाट में, नर्मदापुरम में, इन सब जगहों पर जो है अब आयुर्वेद कॉलेज की जो है महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत तमाम सारे जो छात्र हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है 50-50 बेड की जो है अतिरिक्त सुविधा भी दी जाएगी, यानी जितने भी मरीज हैं उनके लिए जो है एक अलग से बेड की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि पूरे प्रदेश भर से जो है मरीज अपना आयुर्वेद से इलाज करा सके, ताकि जो बीमारियां होती है उसको ठीक करने के लिए कहा जाता है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। खास करके मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वनस्पतियां भी बहुत अधिक है, उन वनस्पतियों का उपयोग करके आयुर्वेद की दवाइयां बनाई जाती हैं। तो ऐसे में जो 5 महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जो जनता है उसको इससे सीधा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर चिकित्सकों की नियुक्ति की तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर महाविद्यालय जब शुरू होगा तो उसके बाद से तमाम सारे जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी, चाहे वो स्टूडेंट की काउंसलिंग को लेकर के हो, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के हो या फिर जो उसमें डॉक्टर आएंगे उसको लेकर के हो। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो महाविद्यालय शुरू होने के बाद जो है ये चीज़ें प्रारंभ होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 5 कॉलेजों महाविद्यालय की जो स्वीकृति दी गई है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में 350 करोड़ की लागत से जब ये प्रदेश के 5 जिलों में जब ये अस्पताल बन के तैयार होगा, ये महाविद्यालय बन के तैयार होगा तो आने वाले समय में जो है लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला, खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेदिक दवाओं के क्षेत्र में जो है एक क्रांति लाने का प्रयास जो है मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और लगातार सीएम और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास करके जो है नज़र बनाए हुए है। लगातार नए नए प्रशिक्षण जो है वो छात्रों को दिए जा रहे हैं, नए नए डॉक्टरों को जो प्रशिक्षित किया जा रहा ताकि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश आगे बढ़ सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो 5 जिलों में ये आयुर्वेद की स्थापना की जाएगी, आयुर्वेद महाविद्यालय से कहीं ना कहीं लोगों को सीधा लाभ भी पहुंचेगा, साथ ही साथ छात्रों को इससे बढ़ावा मिलेगा। छात्र अच्छी तरीके से यहाँ पर जो चिकित्सा है उसकी शिक्षा ले पाएंगे और साथ ही साथ बाहर जाने से बच पाएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया रंजन, आगे भी चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। तो मध्य प्रदेश में धान, ज्वार, बाजरा और पाचन के लिए पंजीकरण 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि मोबाइल, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और ऑनलाइन माध्यम से किसान पंजीकरण करा पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में अब 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि अब मोबाइल, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और ऑनलाइन के माध्यम से किसान पंजीकरण करा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में भूमि संबंधी दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल है। खाद्य विभाग एसएमएस द्वारा पंजीकरण की सूचना भी देगा। तो मध्य प्रदेश में अब जो है धान, ज्वार, बाजरा और पाचन के लिए पंजीकरण
किसानों के लिए एक जरूरी सूचना है। अब 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है अंतिम तिथि पंजीकरण की। तो मोबाइल ग्राम पंचायत सहकारी समितियों और ऑनलाइन माध्यम से किसान पंजीकरण करा सकेंगे। आवश्यक दस्तावेजों में भूमि संबंधी दस्तावेजों, आधार कार्ड शामिल किया गया है। खाद्य विभाग एसएमएस द्वारा पंजीकरण की सूचना देगा। तो मध्य प्रदेश में धान, ज्वार, बाजरा और उपार्जन के लिए पंजीकरण जल्दी शुरू होंगे। 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है पंजीकरण की अंतिम तिथि। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से सहयोगी रंजन जुड़ चुके हैं। तो रंजन, मध्य प्रदेश में धान, ज्वार, बाजरा और उपार्जन के लिए पंजीकरण जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि जो है 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से किसान पंजीकरण करा सकेंगे? बिल्कुल दिव्या, देखिए अब मध्य प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा जो है उसके उपार्जन के लिए किसानों के लिए जो है पंजीकृत करना होगा उनको, और इसकी पंजीकरण की जो तारीख है वो 4 अक्टूबर तक है। 4 अक्टूबर तक तमाम सारे जो प्रदेश के किसान हैं वो अपना पंजीयन करा सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है मोटे अनाजों पर जो है एमएसपी देने का भी काम कर रही है। तो ऐसे में जब ये किसान फसल लगाएंगे और उससे जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनको मध्य प्रदेश में लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जो है पंजीयन कराया जाएगा। और पंजीयन करने के बाद जो है ये किसान अपना जो खेती होता है उसके बाद जो फसल होती है उस फसल को जो है कहीं भी मंडी में बेच सकेंगे और उनको उचित मूल्य जो है उनको प्राप्त होगा। खाद्य विभाग की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर अगर हम बात करें तो पंजीयन कराने के लिए जो कुछ मुख्य दस्तावेज होते हैं, जैसे जमीन से संबंधित जो रसीद होती है, जमीन की रसीद उनको ले जानी पड़ेगी और साथ ही साथ आधार कार्ड उनको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद जो है उनकी जो है पंजीयन की जाएगी और उस पंजीयन के आधार पर जो है प्रदेश सरकार में जितनी भी योजनाएं किसानों को लेकर के चला रही है उस योजनाओं का लाभ जो है उन तक पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में किसानों के लिए भी जो है ये बड़ी खुशखबरी है। और अब जो है मोटे अनाजों पर जो है उनको एमएसपी भी दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर श्री अन्न योजना की जब शुरुआत की गई थी तो जितने भी मोटे अनाज है, चाहे वो कोदो कुटकी हो, इसके अलावा ज्वार बाजरा हो, तो इन सब पे जो है उनको एमएसपी भी दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब ये अपना पंजीकरण करवाएंगे तो जब उनकी फसल होगी तो उसको जो है एक उचित मूल्य मिल पाएगी। और इसी के लिए जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है सभी किसानों का पंजीकरण 4 अक्टूबर तक कराया जा रहा है। बिल्कुल, पंजीकरण से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है उनको एसएमएस के द्वारा ही खाद्य विभाग के द्वारा पंजीकरण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और इसमें संबंधित जो दस्तावेज है वो भी आमतौर पर नॉर्मल आधार कार्ड के तौर पर भी यहाँ पर पंजीकरण उनका हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रंजन।
रायपुर में आज राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा दिल्ली में ही होगी। बीजेपी सदस्यता अभियान की लेकर बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अभियान की समीक्षा करेंगे। तो संगठन महामंत्री और अभियान के संयोजक अनुराग सिंह देव इसमें शामिल होंगे। सांसद रूप कुमारी चौधरी भी बैठक में शामिल होंगी। सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। संगठन महामंत्री अभियान के संयोजक अनुराग सिंह देव भी इसमें शामिल होंगे। सांसद रूप कुमारी चौधरी भी बैठक में शामिल होंगी। तो किस तरीके से सदस्यों को जोड़ना है, इसको लेकर पूरा लक्ष्य तैयार किया जाएगा। अब तक बनाए गए सदस्यों को लेकर भी चर्चा और समीक्षा संभव है। तो प्रदेश पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को लेकर तैयारियां जोरों से। बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा आज राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सदस्यता की समीक्षा की जाएगी। तो दिल्ली में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर महाबैठक का आयोजन। इस बैठक में सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य और रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। संगठन महामंत्री और अभियान के संयोजक अनुराग सिंह देव इस बैठक में शामिल होंगे। सांसद रूप कुमारी चौधरी भी बैठक में उपस्थित होंगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में सदस्य को जोड़ने का लक्ष्य और साथ ही सदस्य बनाने के लक्ष्य पूरा करने पर रणनीति तैयार की जाएगी। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रायपुर से शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। तो शिवम, सदस्यता अभियान लगातार बीजेपी की ओर से जारी है और सदस्यों को जोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा करने वाली है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खास रहेगा इस समीक्षा बैठक में? देखिए, अब बीजेपी के सदस्यता अभियान को चलते हुए लगभग 20 दिन का समय पूरा होने जा रहा है और 20 दिन में क्या कुछ प्रदेश भर में हुआ है, देश भर में कैसे सदस्यता अभियान चला है, इसको लेकर के दिल्ली में आज राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी पदाधिकारी जो संयोजक हैं पूरी भाजपा सदस्यता अभियान के, अनुराग सिंह देव, वो भी पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ सांसद रूप कुमारी चौधरी भी वहां पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के सदस्यता अभियान की जो रिपोर्ट है वो वहां पे देखी जाएगी। तमाम जो अभियान को लेकर के जो प्रयास चल रहे हैं, जो कोशिश चल रही है, जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है उसको पूरा करने के लिए जो कोशिश कर रही है भाजपा, उसकी समीक्षा की जाएगी और वहाँ पे आगामी समय के लिए किस तरीके से जो पूरा सदस्यता अभियान चलाना है और जो अब कुछ ही दिन का समय जो बचा हुआ है उसमें लक्ष्य कैसे पूरा करना है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ जो अभी तक के अभियान में जैसे जैसी चीज़ें हुई हैं, क्या वो रणनीति के तहत हुई हैं, जो रणनीति बीजेपी ने बनाई थी कि इस समय तक लगभग इतने जो सदस्य हैं वो बीजेपी के बन जाने चाहिए थे, क्या वो टारगेट अगर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर भी पूरी समीक्षा बैठक की जाएगी। तमाम जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के भी राज्य उसमें शामिल हैं और छत्तीसगढ़ में भी किस तरीके से सदस्यता अभियान को लेकर पूरी योजना बनाई गई थी और किस तरीके से इस अभियान अब तक चला है, इसको लेकर वहां पे चर्चा की जाएगी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी के साथ साथ जो 50 लाख बिल्कुल शिवम, तो अब देखना होगा कि समीक्षा बैठक में क्या कुछ खास रहेगा। सदस्यता अभियान लगातार बीजेपी की ओर से जारी है, जनता का कितना इसमें सहयोग मिल रहा है, आने वाले समय में लक्ष्य को किस तरीके से भाजपा पूरा कर रही है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो लोहारीडीह घटना मामले में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद की तस्वीरें जगह जगह से आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानदारों से बंद करने के समर्थन की अपील कर रहे हैं। कई जगह व्यापारियों ने बंद का समर्थन भी कर दिया है। स्क्रीन में हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़क पर नजर आ रहे हैं। दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील की जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक वैच भी सड़क पर है। गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। बीजापुर में बंद का असर नजर आ रहा है। व्यापारी संघ ने यहां बंद का समर्थन किया। मेडिकल, हाट बाजार, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। बालोद में भी बंद का असर दिखा है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने सुबह से दुकानें बंद कराई। शहर में लगभग सभी जगह व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। तो अंबिकापुर में भी शहर की सभी दुकानें बंद रही है। आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेगी। साथ ही काली पट्टी बांधकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। बालोदा बाजार में कांग्रेस के आह्वान पर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी है। सुरक्षा की दृष्टि से चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। कवर्धा कांड को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों पर बाजार बंद का आह्वान किया है। यहां व्यापारी भी इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बालोद में भी बंद का असर दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद कराई है। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक वैच भी सड़क पर उतर गए। अंबिकापुर में भी पुलिस बल के साथ दुकानें बंद कराने के लिए कांग्रेस अग्रसर है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपेंद्र जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सुमित भी जुड़ चुके हैं। तो दीपेंद्र, किस तरीके से बालोदा बाजार में ये बंद का आह्वान नजर आ रहा है? क्या लोग और जनता, व्यापारी क्या इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे कवर्धा कांड पर? कवर्धा कांड को लेकर के कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया है, उसका असर दिखाई दे रहा है। 11 बजे तक सारी दुकानें बंद थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दुकानें खुल गई हैं। आपको दिखलाना चाहेंगे कि इस वक्त हम दशहरा मैदान के सामने में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेडिकल और कपड़ों की दुकान को छोड़ करके बाकी सारी दुकानें लगभग बंद हैं। और जिस तरीके से हालात हैं उसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस चिंता व्यक्त की है वो वाकई में चिंता का विषय है। तो आपको बता दें कि बलौदा बाजार में भी इस तरीके की आगजनी की कांड हुई। उसके बाद अभी कवर्धा में जिस तरीके से कांड हुआ है वो कहीं न कहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को बाधित करने वाला है। बिल्कुल दीपेंद्र, अगर कानून की बात करें तो जिस तरीके से बंद रखा गया है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आने वाले समय में भी यहाँ हंगामा देखने को मिल सकता है, दुकानें खोली जा सकती है। तो इसको लेकर कानून की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था है जो करके रखी गई है? एसपी विजय अग्रवाल जो है खुद इस पूरे जो पुलिस की जो बल तैनात किए गए हैं उसका निरीक्षण ले रहे हैं। एडिशनल एसपी को जो अभिषेक सिंह है उनको लगातार इसके लिए तैनात किया गया है कि वो जिन जिन जगहों पर पुलिस बल तैनात है, जिन जिन जगहों पर झगड़ा होने की संभावना है या हंगामा होने की संभावना है, उन जगहों पर पुलिस बल पहले से ही मौजूद कर दिया गया है। चाहे वो बस स्टैंड हो या गोल बाजार हो या यहाँ पर जो सदर बाजार है उसकी बात करें, तमाम जगहों पर पुलिस की भारी संख्या में बल मौजूद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की जो स्थिति निर्मित होती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है वो स्थिति न बन पाए, क्योंकि पहले ही बलौदा बाजार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है। तो वो सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर पुलिस सतर्क दिख रही है। बिल्कुल दीपेंद्र, बने रहिए। तो सुमित, जिस तरीके से कवर्धा कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, रायपुर में भी पीसीसी चीफ जो है और दिग्गज नेता जो है सड़क पर नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल बना हुआ है अभी? बिल्कुल दिव्या, कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था प्रदेश भर की रही है, राजनीतिक के लिहाज से केंद्रीय इस पे फोकस कोई भी राजनीतिक दल है वो करता रहा है और इस मुद्दे को, कानून व्यवस्था के जो प्रदेश में बिगड़ते मुद्दे को हमेशा जो राजनीतिक दल है वो उठाते रहे। भले ही कांग्रेस शासन में बीजेपी उठाती रही है, बीजेपी की बारी है, बीजेपी सत्ता में तब कांग्रेस उठा रही है। कवर्धा में पिछले बार भी हमने देखा था झंडा को लेकर किस तरह से विवाद हुआ था और कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ा था। अब बीजेपी सत्ता में एक बार फिर वही कवर्धा है जहां पर विवाद हुआ है, हत्या होती है, आगजनी होती है, उसके बाद जो कांग्रेस उसे बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जाहिर सी बात है कि जिले के कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई है।
में कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिए। आज कवर्धा कांड को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था। अंबिकापुर में भी इसका असर महज आधा से 1 घंटा देखने को मिला, क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद जब जो बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी थे वो सड़क पर निकले और व्यापारियों से बंद का आह्वान किया, तो उस दौरान तो व्यापारियों ने अपना दुकान की शटरों को गिरा दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब नुकसान होता है ना, तो जो व्यापारी हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए समर्थन करते हुए दिखे। अंबिकापुर में कुछ ऐसे ही हालात है। लगभग आधा घंटा तक जो व्यापारी दुकानें थी, प्रतिष्ठानें थी, वो बंद थी। उसके बाद दुकानों को खोल दिया गया है। तो इधर विरोध को, कांग्रेस के विरोध को देखते हुए जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो मुस्तैद थी। चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह की शहर में कानून व्यवस्था ना बिगड़े और कानून व्यवस्था बनी रहे। जी बिल्कुल सुमित, आपने बताया कि आधे से 1 घंटे ही जो इसका पालन किया गया, उसके बाद जो सभी दुकानें वो खोल दी गई है। अगर हंगामे जैसी स्थिति नजर आती है कहीं पर भी, तो इस पर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कवर्धा के कांड के बाद से कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, गृह मंत्रालय है, वो सतर्क हो गया है। आपने देखा भी होगा कि कल किस तरह से कवर्धा में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। इसके बाद जिले भर के जितने एसपी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है, प्रशासन को सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की प्रदेश भर में यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके सीधे तौर पर जिम्मेदार एसपी और कलेक्टर होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो जिले भर के एसपी हैं, यानी छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के एसपी हैं, वो सतर्क हैं, वो कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। जो आला अधिकारी हैं जिले के, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ऐसे में पुलिस बल को पूरे शहर में तैनात किया गया है। जी बिल्कुल सुमित, तो अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा कांड को लेकर और क्या कुछ हंगामा देखने को मिलेगा और सियासत कितनी तेज होती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए बस्तर शांति समिति के नक्सली पीड़ित पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद कर्तव्य पथ पर अब बस्तर नक्सली पीड़ित चलेंगे। यहां पर आश्वासन भी राष्ट्रपति को दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल पीड़ितों से मुलाकात की थी। कल बस्तर वासियों का दल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी पहुंचा था। तो बता दें कि इस दल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए ये दल पहुंचा है, जहां पर अपनी समस्याओं को भी उन्होंने राष्ट्रपति के सामने रखा है। तो बस्तर शांति समिति के नक्सली पीड़ित राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल पीड़ितों ने मुलाकात की थी और आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए ये दल पहुंचा है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, ये दल दिल्ली पहुंचा, सबसे पहले केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की गई, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात और आज राष्ट्रपति से मुलाकात। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का इलाका है वो नक्सल पीड़ित क्षेत्र में आता है और जो वहाँ पर नक्सलियों की पीड़ित से जो परिवार त्रस्त है, नक्सली हिंसा से जो परिवार त्रस्त हैं, वो लोग दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले जो है अमित शाह से कल मुलाकात की है। कल शाम को जेएनयू विश्वविद्यालय कैंपस में भी गए थे। उसके बाद जो है आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक अभियान जो चलाया जा रहा था कि जो छत्तीसगढ़ की जो बस्तर में जो नक्सल पीड़ित लोग हैं वो दिल्ली में जाकर के तमाम चीजों को लेकर अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से नक्सली हिंसा से उनका जीवन जो है तबाह हो गया है, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आईडी ब्लास्ट में अपने अंग खो चुके हैं, शरीर के अंगों को खो दिए हैं। तो तमाम जो समस्याएं उनको नक्सल पीड़ित क्षेत्र में होने के कारण होती हैं, उस चीज को दर्द बताने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। जंतर मंतर में भी गए थे, वहां पे भी वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और ये जो पूरा जो अभियान है, जो एक प्रदर्शन चल रहा है, वो केंद्रीय नक्सली मनवा माटा, जिसका अर्थ ये होता है कि सुनो नक्सली मेरी बात। इस अभियान के तहत वो वहां पहुंचे हुए हैं। तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनसे मुलाकात हो रही है उनकी। कल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। आज जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे। वहां पे भी जो नक्सल पीड़ित हैं, जो नक्सली घटनाओं से पीड़ित हैं, वो वहां पर बात करते हुए नजर आएंगे, अपनी आप बीती बताते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, नजर लगातार बनाए रखिएगा शिवम, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
इधर भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा का तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहन रेड्डी की सरकार ने महापाप किया है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसकी जांच कराई है। इसकी रिपोर्ट में सारी बातें देश के सामने आई हैं, जिसके चलते सरकार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर रही है। जिनने धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया था, परमात्मा ने और जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसलिए जगन रेड्डी की सरकार ने इस तरह का पाप वहां किया था तिरुपति की धरती पर, और आज की जो सरकार है नायडू जी की, उसने उसकी जांच कराई है। जांच कराने के बाद ये रिपोर्ट में सारी चीजें आई हैं और उनके खिलाफ मैं समझता हूं वहां की सरकार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर रहा है। ये ध्यान रखो, धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। यही खिलवाड़ करने का पाप कांग्रेस करती है और इस तरह के जो दल करते हैं, इसका जनता तो मुंहतोड़ जवाब देती ही है और परमात्मा भी इनको सबक सिखाता है। और इसलिए अब जगन रेड्डी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अगर तुमने भगवान का प्रसाद में मिलावट करके पाप किया है तो इस पाप का प्रायश्चित तुम्हारी 3 पीढ़ियों को करना पड़ेगा। इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी डिंडोरी जिले में शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बावजूद जिम्मेदार जानकार अनजान बने हुए हैं। एक तरफ देखा जाए तो प्रदेश सरकार के द्वारा जर्जर हो चुके भवन को डिसमेंटल कराने के आदेश जारी हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों बच्चे जर्जर हो चुके भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। जिले में कहीं पर झोपड़ी में पाठशाला तो कहीं जर्जर भवन में पाठशाला संचालित हो रही है और पाठशाला के संचालित होने से यहां पर जोखिम का खतरा भी बढ़ चुका है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। डिंडोरी जिले के सबसे बड़ी तहसील शहपुरा मुख्यालय की है, जहां पर 1956 में बने कच्चे भवन में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इस विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के करीबन 406 स्कूली बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। स्कूल भवन की हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। खपरेल भवन में जगह जगह पन्नी लगाया गया है। इसके अलावा बच्चे भवन के बरामदे तक में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। स्कूल के शिक्षक केशव कुमार बताते हैं कि स्कूल भवन के हालात बेहद खराब है। स्कूली बच्चों से जब हमने बात किया तो उनका कहना है स्कूल भवन जर्जर है, जिससे उन्हें डर बना रहता है। नए भवन में विद्यालय संचालित होने की बात चल रही है। जैसे ही निर्माण कार्य वहाँ पूरा होता है वैसे ही यहाँ पर कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अभी विभाग द्वारा कोई आदेश न मिलने के चलते विद्यालय इसी भवन में चलाया जा रहा है। अब जर्जर का हम कुछ इसमें वैज्ञानिक विधि तो नहीं है जिसके हम बता सके ये जर्जर है, अभी चल रहा है तो जर्जर नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर 410 के आसपास नामांकन है। क्लास 6 से लेकर 12 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षाएं संचालित की जाती हैं। बरामदों में बैठ रहे हैं, उसके लिए विद्यालय प्रशासन इस पर शीघ्र ही कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा। जैसे ही शासन से कुछ आदेश प्राप्त होता है वैसे ही विद्यालय नए भवन में संचालित किया जाएगा। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ हम लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मजबूरी में हमें क्लास नहीं है, इसलिए हम यहाँ बरामदे में बैठते हैं। शहपुरा मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर पिपराड़ी गांव में करोड़ों रुपए की लागत से PIU विभाग द्वारा भवन का निर्माण कार्य करवाया गया है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त भवन का लोकार्पण भी हो चुका है, लेकिन आज भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चे जर्जर हो चुके भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर है।
वहीं इस मामले में जब हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रभु दयाल पटेल से बात की तो उनका कहना है कि नवीन भवन में कुछ काम बकाया रह गया। 1 हफ्ते के अंदर नए भवन में स्कूल संचालन की बात कह रहे हैं। भवन तो हमारा ठीक है, वहाँ थोड़ा सा काम बाकी है, तो 1 आध हफ्ते में वो काम पूरा हो जाएगा और विद्यालय वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा कमरों की तो चूंकि वहाँ कमी है, 2 हायर सेकेंडरी हमारे वहाँ चल रहे हैं ऑलरेडी, एक मिडिल स्कूल भी चल रहा है, तो कमरे थोड़ा कम हैं। बाकी एकलव्य 1 आध हफ्ते में ये अपने नए भवन में शिफ्ट। प्रदेश सरकार के द्वारा जर्जर हो चुके भवन को डिसमेंटल करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन बच्चे जर्जर हो चुके भवन में पढ़ने को मजबूर है, जिससे उन्हें डर बना रहता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि नए भवन में स्कूल का संचालन कब तक हो पाता है। ढिंडोरी से भीमशंकर साहू की रिपोर्ट। इधर कोंडागांव के नेशनल हाईवे 30 और केशकाल घाट की सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिससे नगरवासियों के साथ मुसाफिरों को भी आने जाने में परेशानी होती है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के साथ धूल के गुब्बार उड़ते हैं, जिससे आसपास का वातावरण भी खराब हो रहा है। इसके चलते रहवासी दमा जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं लोगों के लिए घरों में रहना और यहाँ पर दुकानदारी करना मुश्किल होता जा रहा है। केशकाल घाटी और केशकाल शहर बद से बदतर स्थिति है। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। आम जनता को राहत देने के लिए NH 30 का नवीनीकरण जो केंद्र में सरकार बैठी है और कर पा रही है, इसी के विरोध में हम लोग जन आंदोलन 24 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या यहाँ इकट्ठा होगी और जनता की राहत हम कैसे मिले उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है। विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है और सारे नेता जो हैं इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन वो चूँकि ऐसी गाड़ी में अंदर बैठ के बढ़िया चले जाते हैं, उनको धूल का तो कुछ पता नहीं। जो मोटरसाइकिल है, जो पैदल चलने वाले, साइकिल वाले, उनको सब परेशानी हो रही है और वो बीमार पड़ रहे हैं। इसका नए सिरे से रिनोवेशन करने का ऑर्डर हो चुका है और 2-4 दिन में काम चालू होने ही वाला है। अभी कांग्रेस के पास टाइम पास करने के लिए कोई मुद्दे है नहीं, जन कल्याण करने का कोई उद्देश्य उनका नहीं है। लोगों को दिक्कत है, समस्या है, वो हम सब लोग उससे पीड़ित हैं। घाट ठीक होना चाहिए, शहर का जो जर्जर स्थिति है वो भी ठीक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए नाहक लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से और मीडिया में अपना नाम चमकाने के उद्देश्य से कांग्रेस ये
इधर डिंडोरी के शाहपुरा में श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य रथ यात्रा का आगमन हुआ, जिसका सत्य साई सेवा समिति ने कलश यात्रा के साथ भव्य स्वागत किया। इस दिव्य रथ को नगर भ्रमण कराया गया, जहां नगर वासियों ने बाबा के चरण पादुकाओं के दर्शन किए। इस दौरान समिति ने लोगों को प्रसाद और बाबा की फोटो का वितरण किया। जानकारी में बताया गया है कि 21 सितंबर यानी आज शनिवार को ग्राम करौंदी और बाकी में ये दिव्य रथ यात्रा पहुंचेगी, जो इस यात्रा को भ्रमण भी कराया जाएगा। साथ ही भजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। करेंगे रीवा से बड़ी खबर की, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस मासूम का मौसेरा भाई ही था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर से आरोपी को हिरासत में लिया गया है और मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बिछिया थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है और मासूम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तो बता दें कि रीवा का ये मामला, जहां पर एक 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, 3 साल की मासूम को शिकार बनाया गया, 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का ये मामला है। तो रीवा का ये मामला, थाना बिछिया क्षेत्र का ये मामला, और पुलिस ने आरोपी को इंदौर से हिरासत में लिया है। तो बता दें कि मासूमों से हैवानियत की इस तरह के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। रीवा से एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। 3 साल की बच्ची, 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। मासूम के मौसेरे भाई ने ही इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। इधर मासूम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो मध्य प्रदेश का ये एक और मामला, जहां पर मासूम के साथ दरिंदगी की गई है। 3 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया है। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। तो मासूमों के साथ दरिंदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हैवानियत अब स्कूल में भी बढ़ रही है और स्कूल तक अब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में स्कूलों के रेप के 2 मामले सामने आए हैं। भोपाल के कमला नगर स्थित स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप हुआ। स्कूल के IT टीचर ने 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जेल आरोपी को भेजा गया है। इधर स्कूल को भी सील कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले में निगरानी बनाए हुए। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चाणी मिश्र ने SIT का भी गठन किया है। SDM ने स्कूल की मान्यता को रद्द करने को लेकर प्रस्ताव बनाने की बात कही है। CM मोहन के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। इधर दूसरा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां पर सूरजपुर के प्रेम नगर में शिक्षक ही भक्षक बन गया। इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 4 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि 4 साल तक नाबालिग से दुष्कर्म ये शिक्षक करता रहा है और आखिरकार लंबे समय के बाद नाबालिग ने चुप्पी तोड़ी। परिजनों को उसने अपनी सारी बात बताई और
परिजनों की शिकायत के बाद अब आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। जगतपुरा संकल्प केंद्र का ये मामला है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ये दो मामले जहां पर मासूमों से हैवानियत के ये जो मामले हैं वो सामने आए हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में एक मामला सामने आया था जहां पर कमला नगर में स्थित एक स्कूल में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई और एक मामला सूरजपुर के प्रेम नगर से सामने आया जहां पर 4 साल तक शिक्षक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। 4 साल तक मासूम चुप रही, लेकिन आखिरकार नाबालिग ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने परिजनों को सारी बात बताई और उसके बाद परिजनों ने जब पुलिस थाने में शिकायत की तो पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। जगतपुरा संकुल केंद्र का ये मामला है। तो इस पूरे मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। 3 साल की बच्ची का उसके स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का मामला ध्यान में आया है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है जो वहीं स्कूल में था। ऐसी दरिंदगी घटना के लिए मैं निंदा भी करता हूं और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के जल्द से जल्द इस प्रकरण को स्पेशल कोर्ट गठित करते हुए इसका निराकरण कराने का प्रयास करे। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब सीएम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और सीएम ने भी यहां पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। तो राजधानी भोपाल का ये मामला था जहां पर दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में स्कूल शिक्षक के द्वारा 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामला सामने आने के बाद इसे संज्ञान में लिया है। सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ रंजन जुड़े हैं, तो वहीं अविनाश रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और गोविंद हमारे साथ रीवा से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रंजन आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से एक मासूम की दरिंदगी का मामला राजधानी भोपाल से सामने आया, पूरा भोपाल शर्मसार है, मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया गया और अब इस पूरे मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। जी बिल्कुल प्रीता, देखिए मध्य प्रदेश में जो है लगातार बच्चों के साथ जो है रेप के मामले बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी जो है कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था जिसमें 3 साल की जो बच्ची है उसके साथ स्कूल के ही शिक्षक ने दुष्कर्म किया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जो है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी फिलहाल जो है आरोपी को गिरफ्त में रखकर पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और सीएम मोहन यादव ने भी जो है इस पर चिंता जताई और कहा कि प्रदेश में इस तरीके का जो चीज़ें हो रही है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और वहाँ पर इस तरीके की घटना अगर सामने आती है तो निश्चित तौर पर परिजनों के लिए भी जो है वो चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि स्कूल में कहा जाता है कि उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, लेकिन जब शिक्षक ही जो है इस तरीके का कारनामा करेंगे तो निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है, क्योंकि बच्ची काफ़ी मासूम थी। तो उन्होंने जब इसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसके साथ जो है दुष्कर्म की पुष्टि होती है, जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आती है। भोपाल के जो पुलिस कमिश्नर है हरि नारायण चारी, उसने तुरंत जो है तत्काल एसआईटी टीम की गठन कर दी और लगातार पूरे मामले की जो है जांच बिठा दी और आरोपी को तत्काल जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी आरोपी जेल में ही है और अभी पूरी छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही साथ आरोपी के परिवारों से भी जो है पूछताछ की जा रही है, उनके मानसिक स्थिति के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, तमाम सारी चीज़ें जो है एक रिपोर्ट के तरह तैयार की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ता है तो भोपाल में तमाम सारे जो संगठन हैं वो भी एक्टिव हो गए, खास करके हिंदू संगठन ने भी आरोपी जो थे उसके खिलाफ जो है पुतला दहन करने का काम किया। अलग अलग जगहों पर जो है उसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है, इससे पहले भी भोपाल में इस तरीके के मामले सामने आई है जहां पर स्कूल की बच्ची के साथ जो है रेप किया जाता है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और इस तरीके के मामले आगे ना बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे पुलिस के अधिकारी ने जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बिल्कुल, और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, क्या स्कूल भी अब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है? बने रहिएगा रंजन आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। रीवा से हमारे सहयोगी गोविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, बच्ची का भाई ही था। दरिंदगी एक मासूम के साथ की गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ अपडेट है, क्या कार्रवाई की जा रही, बच्ची की क्या कुछ स्थिति अभी? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। रीवा में 3 साल की बच्ची, मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। उसी के मौसेरे भाई ने जो कुछ दिन पहले ही वो अपने ननिहाल आई हुई थी, बच्ची 12 सितंबर को अपने ननिहाल पहुंची थी और बताया जा रहा है कि इसके बाद वो मौसी का लड़का था जो घर में मौजूद था और माँ ने जब बच्ची को नहलाकर उसे छोड़ दिया था, उसके बाद उसने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया और इसके बाद वो वहां से फरार हो गया, जिसको इंदौर से पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल परिजनों का कहना है कि इस पर कार्रवाई पुलिस कर रही है, इस पर शिकायत भी की थी उन्होंने और पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, और बने रहिएगा गोविंद आप हमारे साथ। आपकी तरफ लौटूंगी और भी खबर को लेकर अपडेट मैं आपसे लूंगी। मैं रुक करूंगी अविनाश आपका। अविनाश, जिस तरीके से स्कूल का ये मामला सामने आया है, नाबालिग एक लंबे समय तक हैवानियत का शिकार होती रही। 4 साल एक लंबा समय होता है और आखिरकार प्रताड़ित होकर उसने इतने लंबे समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि डर के कारण जो पीड़ित है वो सामने नहीं आते और इतने लंबे समय तक वो प्रताड़ित होते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने 3 अलग अलग जगहों की खबर बताई कि जिसमें स्कूल में नाबालिगों के साथ जिस तरह से दुराचार हो रहा है और 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 4-4 सालों से दुराचार हो रहा है, इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से ये घटनाएं होती हैं, बच्चियों की जो उम्र है वो काफी कम होती है, वो नाबालिग होते हैं। ऐसे में उन्हें भय रहता है कि समाज में उनकी इज्जत नहीं रहेगी, समाज के लोग हंसेंगे या समाज के लोग उन्हें दूसरी नजर से देखना शुरू कर देंगे। तो ये जो भय समाज के भीतर है, ये एक बड़ी वजह है कि किसी भी युवती के साथ, किसी भी नाबालिग बच्ची के साथ जब दुराचार होता है, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तो अपने आप को समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने आप को बदनामी से रोकने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने सारी बातों को अपने भीतर दबा कर रखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत आती है और इस तरह की घटनाओं का जिक्र वो फिर अपने परिवार वालों से करते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि ना स्कूल में बच्चियां सुरक्षित है, ना अस्पताल में बेटियां सुरक्षित है, ना सड़कों पर सुरक्षित है। तो इसके लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया जाना चाहिए? क्या कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है? क्या किसी तरह से मानसिक रूप से जो इस तरह के जो ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं, जो अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, जिनके अंदर बलात्कार जैसे इतनी खतरनाक सोच पैदा होती है, उनके लिए क्या कुछ सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि कहीं ना कहीं जब आरोपी इस तरह से मामलों में जो आरोपी होते हैं वो वकालत के दम पर किसी न किसी वकील के सहायता से जेल से आसानी से जमानत उन्हें मिल जाती है, तो एक भय जो है उनके अंदर खत्म हो जाता है। और एक बड़ी वजह है कि इस तरह की घटनाओं में लगातार देश में बढ़ते नजर आ रहे हैं। मैं थोड़े से अगर आंकड़ों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में ही 2022 से लेकर 2021 से लेकर 2023 तक जो बलात्कार के मामले हैं उसमें 2 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। अगर हम सिर्फ 2021 की अगर बात करें तो 1093 बलात्कार के मामले सामने आए थे, 2022 में 1296 और 2023 में सीधा वो मामला 2564 यानी डबल हो गया। तो ये सोचने का विषय है कि आखिर इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, क्या कुछ व्यवस्था किया जाए, ऐसी क्या व्यवस्था हो कि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके? क्योंकि लगातार हम छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में देख रहे हैं कि जहां पर जो बच्चे हैं, कभी उन्हें छोटे कपड़े पहनने के नाम पर उन पर दोष लगाया जाता है, कभी उन्हें देर रात तक घूमने के नाम पर बच्चियों पर दोष लगाया जाता है। लेकिन ये पूरे समाज में सभी को स्वतंत्रता है, सभी अपने हिसाब से अपनी जीवन शैली जी सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियों में उनका सुरक्षा देना सरकार का काम होता है, पुलिस का काम होता है, समाज का काम होता है। और समाज में अगर इस तरह से दरिंदे निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ समाज को आगे आना होगा, सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि जब तक इसमें सख्ती नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि मासूमों से आखिर हैवानियत कब तक? और अगर सरकार की भी अगर हम बात करें तो सरकार के साथ साथ यहाँ पर स्कूल प्रबंधन हो, चाहे परिजन हो,
सभी को आगे आना पड़ेगा। और मैं लौटूंगी आपकी तरफ, अविनाश बने रहिएगा आप हमारे साथ। रंजन, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमने घटना देखी, मध्य प्रदेश की ये घटना है, स्कूल में जिस तरीके से बच्चे के साथ दरिंदगी की गई, रीवा में हाल ही में ये जो मामला सामने आया, इससे पहले भी राजधानी भोपाल में एक मामला सामने आया था, एक स्कूल में एक मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की गई थी। तो इसमें क्या लगता है, भूमिका स्कूल प्रबंधन की भी होनी चाहिए क्या? मासूमों के लिए काउंसलिंग सेशन अलग से होना चाहिए या अलग से यहाँ पर एक टीम होनी चाहिए, और इसमें परिजनों को भी उतना ही जागरूक रहने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर कोई भी बच्ची स्कूल में जाती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि स्कूल में जो है उसको शिक्षा दी जाती है, सही गलत का जो है उसको फ़र्क बताया जाता है। लेकिन जब स्कूल के शिक्षक ही इस तरीके के मामले करते तो निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है कि आखिर बच्चियां जो है वो सुरक्षित का है, ना वो स्कूल में सुरक्षित है, ना वो सड़कों पर है। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है उठते हैं। लेकिन सबसे अधिक बड़ी बात यह है कि जितने भी मामले अभी तक मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, एक आंकड़ों के हिसाब से पता चलता है कि जो भी आरोपी है वो सबसे पहले परिचित होते हैं, यानी वो उसको जानने वाले होते हैं। तो ऐसे में बच्ची किससे मिल रही है, किससे बातचीत कर रही है, या हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्ची को वहाँ के टीचर का बिहेवियर कैसा है, इन तमाम सारी चीज़ों को अब जांचने की आवश्यकता होगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्कूल में हम बच्चियों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे में स्कूल के बारे में भी जो है परिजनों को सोचना पड़ेगा, स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा, शिक्षक के बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाकर के जो है बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है परिजनों को भी काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरीके के मामले मध्य प्रदेश में हम देखें तो आए दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो रीवा का मामला हो, चाहे वो उज्जैन का मामला हो, चाहे वो राजधानी भोपाल का मामला हो। जब राजधानी में जो है बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो कई बड़े सवाल जो है वो भी उठते हैं, आखिर इनको सुरक्षा देने का काम कौन करेगा। क्योंकि प्रशासन की तरफ से काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कही जाती है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो इन बच्चों की सुरक्षा खास करके काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, खास करके स्कूलों में। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि बच्चियाँ घर पर भी सुरक्षित नहीं है, स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।
चलिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं मेडिकल कॉलेज से, जहां पर बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है और यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आज हम सब लोग देखते हैं कि मैं आज इस परिप्रेक्ष्य के लिए आपके बीच पधारा हूं। देश के हमारे नौजवान, और ऐसा माना जाता है कि भारत आज दुनिया के अंदर एक युवा देश है। दुनिया की आप स्टडी करेंगे तो दुनिया के पॉपुलेशन में 30-35 वर्ष के युवाओं की अगर हम संख्या लेने का प्रयास करते हैं तो भारत में लगभग दुनिया के सभी देशों से जो पॉपुलेशन है वो आज लगभग 60 से 65% आबादी 30 साल से कम उम्र की भारत के अंदर है। और इसलिए इस देश के बारे में कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। कई कंट्री जैसी है कि जिनमें आज ये संकट हो गया है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है, युवा बहुत कम है। तो इस युवा देश के अंदर आप सब जो नौजवान साथी यहां पर बैठे हैं, इनमें से सब आगामी समय में इस देश का किसी न किसी रूप में नेतृत्व करेंगे। कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई कर रहा है तो वो कोई ब्यूरोक्रेट भी बनेगा, तो कोई सामाजिक फील्ड में भी काम कर सकता है। और मुझे लगता है कि आप में से कोई, जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, आप में से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कल बन सकता है। ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि देश के नौजवान ही नेतृत्व आगामी समय। तो ये जो परिदृश्य है भारत का, दुनिया इसे देखती है और दुनिया देख करके दुनिया को लगता है कि भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, एक नहीं हर क्षेत्र में। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष जो कहा, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नौजवान जो 18 साल से लेकर के 25 साल तक का हमारा जो यूथ है, जिसका पॉलिटिक्स से भी लेना देना नहीं, वो सीधे राजनीति में कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ ऐसे युवा मुझे इस देश के अंदर जो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, देश और सोसाइटी के बारे में उनकी उम्र कम हो सकती है लेकिन लगातार एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचते हैं, मैं ऐसे नौजवानों को इस वर्ष 1 करोड़ की संख्या में उन नौजवानों को जोड़कर भारत के राजनीतिक परिदृश्य के साथ भी ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बने जो देश का नेतृत्व करेंगे, ऐसे युवाओं को जोड़ने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है। तो मैं आज आपके बीच जो आया हूं, उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के साथ अपने नौजवानों के साथ बातचीत करने के लिए आज मुझे आपके बीच अवसर मिला है। प्रधानमंत्री का विजन क्या है? आज मेरे देश के नौजवानों ने, आप सब जो छात्र छात्रा यहाँ पर जो पढ़ लिख करके तैयार होने वाले हैं, इन्होंने इन 10 वर्षों के राजनीतिक परिदृश्य को देखा होगा। 2014 से पहले के भारत के बारे में आपने परिदृश्य क्या था और आज का परिदृश्य क्या है, आपको एकदम जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। हम लोग जब पढ़ते थे और जब हम छात्र संगठन में काम करते थे तो हम लड़ाई लड़ते थे इस बात की कि भारत के मान सम्मान के लिए दुनिया में हमारी क्या स्थिति है, दुनिया के अंदर भारत को किस रूप में लोग देखते, हमारा परसेप्शन भारत का दुनिया के अंदर क्या था। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से, आप में से किसी ने विवेकानंद को पढ़ा होगा, तो विवेकानंद ने इतने कम उम्र के सन्यासी के तौर पर जब वो शिकागो के अंदर जब बोले थे धर्म सभा के अंदर, तो एक युवा सन्यासी जब धर्म सभा के अंदर अपने स्पीच को कर रहा था, तो ऐसा कहते हैं लोग
आप जब सर्च करोगे शिकागो के उनके स्पीच को तो आपको उसके बारे में देखने को बहुत सारी चीजें तत्काल आजकल तो कोई भी चीज होती है 1 सेकंड के अंदर हमारे मोबाइल पर आ जाती है। तो लोग कहते हैं कि केवल 2 शब्द उन्होंने कहे और वो 2 शब्द थे कि अमेरिका के अंदर उस धर्म संसद में उन्होंने कहा था, मेरे प्रिय अमेरिका के